नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहजाद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भारत में हर रोज़ सैकड़ों रेप होते हैं, मगर भारत के इतिहास में एक ऐसा रेप स्कैंडल हुआ है जो अब तक का सबसे बड़ा रेप स्कैंडल है। और ये रेप स्कैंडल उस ज़माने में वायरल हुआ जिस ज़माने में ना ही तो इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया थी, ना कंप्यूटर थे और ना ही मोबाइल कैमरे थे। मोबाइल भी नहीं थे और जो डिजिटल कैमरे हैं वो भी नहीं थे। कहानी की शुरुआत होती है 1991 से अजमेर शरीफ की मशहूर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से। अगर आप उस दरगाह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ज़ायरीनों यानी श्रद्धालुओं के अलावा और भी काफ़ी लोग होते हैं जो मज़ार की देखरेख करते हैं, वहाँ के इंतज़ामकार होते हैं, व्यवस्था संभालते हैं। ये लोग खादिम कहलाते हैं और ये खादिम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ख़ानदान से होते हैं। इन खादिमों का अजमेर में और उस पूरे इलाके में बहुत प्रभाव है। ये पैसे से और राजनीतिक तौर से काफ़ी मजबूत हैं। ये खादिम आपको हर उम्र के मिल जाएंगे, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सभी हैं। अजमेर का ही एक मशहूर कॉलेज है सोफिया गर्ल्स कॉलेज। यहाँ की एक लड़की की जान पहचान हो जाती है अजमेर शरीफ के एक खादिम से। उससे थोड़ी दोस्ती बढ़ जाती है तो वो बातों बातों में उसको अपने फार्म हाउस लेके जाता है जो कि अजमेर के आउटर पे था। उस ज़माने में लोगों के पास कार नहीं हुआ करती थी, वो कम उम्र लड़की थी, तो उसको अच्छा लगा कि चलो कार में घूमने चलेंगे और वो उसके साथ उसके फार्म हाउस चली गई। वहाँ पर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनाए गए और ना सिर्फ उसने शारीरिक संबंध बनाए बल्कि खादिम ने उस टाइम की तस्वीरें अपने कैमरे में उतार ली। और उस वक्त के कैमरे आज के डिजिटल कैमरे के जैसे नहीं होते थे। उसमें नेगेटिव लगता था, यानी एक ब्लैक फिल्म होती थी जिसको लैब में धुलवाना पड़ता था, डेवलप कराना पड़ता था। उसके बाद कागज़ पे हार्ड कॉपी के फॉर्म में फ़ोटोज़ आपको मिलती थी। तो उसने अपने कैमरे पे उसकी तस्वीरें उतार ली और फिर उसको उसके घर छोड़ दिया। बाद में इन्हीं तस्वीरों के ज़रिए खादिम उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बार बार उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाने लगा। जब खादिम का दिल उस लड़की से पूरी तरह भर गया तो उसने ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अब तुम अपने ही कॉलेज की किसी और लड़की को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो इन तस्वीरों को मैं छपवाऊंगा और इसके पोस्टर पूरे अजमेर में लगवा दूंगा। अब वो सहमी और घबराई लड़की मजबूरी में किसी और दोस्त से कुछ बहाना बना के उसे घुमाने लेके जाती है और वो उसे फार्म हाउस लेके आ जाती है। जो लड़का इस लड़की का शारीरिक शोषण कर रहा था वो अजमेर के यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। उसका नाम था फारूक चिश्ती। तो जब वो लड़की दूसरी लड़की को लेके आता है तो उसके साथ भी ये शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। और ना सिर्फ ये रेप करता है बल्कि यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती और उसके जॉइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती भी उसका सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं और इन सब की फ़ोटोग्राफ अपने कैमरे पे उतार लेते हैं। अब इन दोनों लड़कियों को ब्लैकमेल करने का दौर शुरू होता है। इन दोनों का शारीरिक शोषण शुरू हो जाता है और उसके बाद इनसे भी वही शर्त लगाई जाती है कि तुम अपने कॉलेज की और लड़कियों को लेकर आओ। यही इनका मोडस ऑपरेंडी था। इसी तरह ये काम कर रहे थे। धीरे धीरे करके लगभग 200 से भी ज़्यादा लड़कियां इस जाल में फंस जाती हैं और उन सबको ब्लैकमेल किया जाता है। उस ज़माने में जो कैमरे थे वो डेवलप होने के लिए लैब जाते थे। तो जिस लैब में वो जाते थे वहाँ का मालिक फारूक चिश्ती का जानने वाला था। तो उसने तो ये कोई ख़बर लीक नहीं करी, लेकिन वहाँ के जो टेक्नीशियन थे जो फ़ोटोज़ को डेवलप करते थे निगेटिव से, उनके हाथ भी वो तस्वीरें लग जाती हैं और फिर वो लोग ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके ये फ़ोटोज़ हर जगह बंटना शुरू हो जाती हैं और जिनके भी हाथ में ये फ़ोटोज़ आती हैं वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं और उनका शारीरिक शोषण करते हैं। अब उन लड़कियों की मानसिक स्थिति का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन पर कितना मेंटल प्रेशर होगा। इस मेंटल प्रेशर में 6 लड़कियां टूट जाती हैं और इस मानसिक प्रताड़ना के चलते 6 लड़कियां अलग अलग समय और अलग अलग दिन पे खुदकुशी कर लेती हैं।
पहले कुछ लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश करी थी, मगर क्योंकि ये चिश्ती लोग इतना प्रभावशाली थे कि इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखी नहीं गई। लेकिन जब लड़कियों की खुदकुशी हुई और 6 लड़कियों की खुदकुशी हुई, एक ही कॉलेज की लड़कियों की खुदकुशी हुई, तो थोड़ी सी खलबली मची और सरगोशियां बढ़ने लगीं। धीरे धीरे ये बात राजस्थान की राजधानी जयपुर के सत्ता के गलियारों तक पहुंची और जांच की मांग हुई। इसमें 30 लड़कियां बयान देने के लिए तैयार हो गईं। जो लड़कियां तैयार हुई थीं उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। उनके परिवार वालों पे दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। तो इसमें 30 में से 18 परिवार टूट जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। अब बचे 12 में से फिर उन पर दबाव तरह तरह का बनाया जाता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तरह तरह से हम आपको आर्थिक रूप से परेशान कर देंगे। इस तरह के दबाव बना के 10 और लोग पीछे हट जाते हैं। आखिर में सिर्फ 2 लड़कियां बचती हैं जो हर तरह का दबाव झेलने के बाद भी खड़ी रहती हैं और वो बयान देती हैं। उनके बयानों के आधार पर 18 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है। 18 लोग पकड़े जाते हैं। इन 18 लोगों में से 6 लोग भाग जाते हैं जो आज तक हाथ नहीं आए। 12 लोगों पर मुकदमा चलता है और इन 12 लोगों में जो सबसे मुख्य अभियुक्त था फारूक चिश्ती, वो अपने दबदबे के चलते अपने आप को पागल घोषित करने में कामयाब हो जाता है। वो दिखा देता है कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है और इस आधार पर वो बरी हो जाता है। बाकी लोग जेल चले जाते हैं। कुछ लोगों की ज़मानत 2-3 साल बाद हो जाती है और कुछ लोग अपनी पूरी सज़ा करने के बाद बाहर आ जाते हैं। फिलहाल इस केस के जितने भी अभियुक्त थे वो सब बाहर हैं। अब इसे भारत की कानून व्यवस्था कह लेंगे कि अगर कोई इंसान एक रेप करता है तो उसे उम्र कैद की सज़ा होती है और यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया गया था। तो जो सज़ा हुई वो कितनी सही थी, कितनी गलत थी, ये आप खुद तय करके बता सकते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए शहजाद को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।